नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल बात करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में। व्यापार करने में आसानी का ये सूचकांक है, इसके बारे में इसको स्क्रैप कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विसंगतियां इसमें देखने को मिली थी, तो क्या विसंगतियां थी भारत के संदर्भ में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं आगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि हेट स्पीच से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। हेट स्पीच अर्थात घृणा फैलाने वाला वक्तव्य। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। आज का एमसीक्यू यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सोशल इमोशनल लर्निंग अर्थात सामाजिक भावनात्मक शिक्षण पर जोर देने की बात की गई थी, जो कि जिसका उद्देश्य है डेवलप करना निम्न में से क्या। आपका ऑप्शन ए है एम्पैथी, ऑप्शन बी है सिंपैथी, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी उत्तर हो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि हेट स्पीच के लिए क्या हमारे देश में किसी कानून की जरूरत है क्या किसी लॉ की जरूरत है क्या। इस पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हर वर्ष रैंकिंग आती थी, लेकिन अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है 16 सितंबर से। पिछले 2-3 वर्षों में काफी ज्यादा विसंगतियां इसमें देखने को मिली थी। काफी इथिकल क्वेश्चंस भी इस पर उठे थे कि क्या ये अपने आप में सही है, क्या इसमें जो गणना की जाती है वो सच में सही है क्या, क्योंकि धरातल पे वो चीजें नहीं दिख रही थी जो रैंकिंग में दिख रही थी। तो उसी के ऊपर काफी सवाल उठाए गए और उसी को आगे चलते हुए इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस 16 सितंबर से बंद कर दिया गया है, पूर्ण रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि किस तरीके से काम करता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी देश में आप जाके व्यापार करना चाहते हैं तो वहां पर आपको व्यापार करने में कितनी आसानी होगी, ये बताता था यह सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और इसी हिसाब से सारी कंट्रीज में कंपेयर किया जाता था, और जो कंट्री में सबसे आसानी है बिजनेस करने में उसे टॉप मोस्ट रैंकिंग मिला करती थी। भारत में 2014 से नई गवर्नमेंट आई, उनका एक नए उद्देश्य के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ में आई, और उसमें यह उद्देश्य था कि हमारा देश टॉप 50 कंट्रीज में आए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। पिछले कुछ वर्षों में 2019 में अगर हम देखें तो भारत 63वें स्थान पे था। 130-140 में जहां पहले हुआ करता था उससे 63वें स्थान पर आ गया, जिसके चलते हुए काफी तारीफ हुई हमारे देश में। लेकिन वही अगर हम धरातल पे जाके देखें, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, तो हमारा अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद जो कि 2015-16 में 13.1% का जिसका वृद्धि दर था, ग्रोथ रेट था, वही 19-20 में ये -2.4 नकारात्मक रूप में ये चला गया। एक नेगेटिव इसका ग्रोथ रेट देखने को मिला 2.4 का, मतलब अपने आप में ये श्रिंक होने लगी। तो कैसे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधर रही है, ये प्रश्न खड़ा हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो विदेशी निवेश है, एफडीआई जो है, इसमें भी फ्लक्चुएशन 1.5% के आसपास बनाए रहा। इससे तो यही साबित हुआ कि जिस तरीके से इवैल्यूएशन किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर गणना की गई, रैंकिंग दी गई कंट्री को, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉट था। और जिस तरीके से रिपोर्ट आई ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्ड, मतलब इससे छेड़छाड़ी की गई, जिसके चलते ही हमारे देश की ऐसी रैंकिंग आई। हमारे देश के संदर्भ में अगर इसे देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यापार करने में आसानी हो और साथ ही विदेशी निवेश आए, उसको देखते हुए हमारे लेबर लॉस को डिसमेंटल किया गया। मतलब इसको जो एम्प्लॉयर है, जो नया व्यापार करने आने वाला है, जो कंपनी सेटअप करने वाला है, उसके लिए आसान बनाने की कदम उठाए गए, और ऐसे बहुत सारे बदलाव हमारे कानूनों में, लेबर लॉस में करे गए। इसके चलते हुए बताया गया कि ये हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने के लिए है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो पिछले जो रिपोर्ट आई है वो तो कुछ और ही कहती है, और हमारी अर्थव्यवस्था तो सारी कहानी बयां करती ही है। तो उसके साथ में भारत के स्तर पे तो बहुत सारे लेबर लॉस थे, उसको डिसमेंटल किया गया, उनको निष्प्रभावी किया गया, जो कि लेबर्स के, जो कि मजदूरों के फेवर में हुआ करते थे। और इसको जस्टिफिकेशन दिया गया कि देखिए ऐसा करने से तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट
जो है हमारी सुधरी है। उसके अलावा महाराष्ट्र जैसा राज्य है जहां पर लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम हुआ करता था, बहुत ही अच्छा अपना आप में ये सिस्टम था, लेकिन इसको भी स्क्रैप कर दिया गया, इसे भी डिसमेंटल कर दिया गया। अब एम्प्लॉयर जो है वो अपने हिसाब से जब चाहे जैसे रिपोर्ट भेज सकते हैं। उसके अलावा इंस्पेक्शन अगर करना भी है तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद में इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर उस इन्वेस्टिगेशन उस इंस्पेक्शन का मतलब ही क्या रह गया। गवर्नमेंट ने हायर एंड फायर पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली एम्प्लॉयज के लिए, जिसके लिए जो मजदूर वर्ग होता था, जो एम्प्लॉयज होते थे, उन पर इसका प्रभाव पड़ा काफी और उन पर काफी इसका पूछ पड़ा। जो स्टेबिलिटी एक हुआ करती थी किसी मजदूर के पास में या किसी कर्मचारी के पास में, वो अपने आप में कम हुई या खत्म हुई काफी हद तक। तो लेबर लॉ जो है, लेबर लॉ कंप्लायंस जो है वो काफी ज्यादा लचीले बनाए गए, जिससे कि जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है, जो व्यापारी है, जो कंपनी का मालिक है, उसको अपने आप में बिजनेस करने में आसानी हो। तो बिजनेस करने के आसानी के नाम पर हमने बहुत सारे श्रम अधिकारों को खत्म किया या उसको निष्प्रभावी बनाया। उसके अलावा बताया गया है कि इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी, ये बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उदाहरण के लिए चिली का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सोशलिस्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, फिर कंजर्वेटिव आई। नई सरकार आने के बाद में कानून वैसे के वैसे रहे, पॉलिसीज वैसी की वैसी रही, लेकिन उसके बावजूद भी रैंकिंग जो है वो अच्छी हुई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के टाइम पे। तो इसी को लेकर भी प्रश्न चिन्ह करा गया, जिसको देखते हुए यहाँ पर एजेंसियों ने माना भी है कि ये गलती हुई है। जब सारी चीजें समान है तो रैंकिंग कैसे अपने आप में बदल सकती है। तो इसीलिए भारत में जो भी बदलाव हुए उस पर भी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और लेबर लॉस, लेबर अधिकारों के संबंध में अगर हम देखें कि श्रम अधिकारों के संबंध में, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बात करता है कि घृणा फैलाने वाले जो वक्तव्य है उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो हाल ही में क्या घटना हुई कि केरला में एक बिशप है, जो केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी में पादरी होते हैं। जिस प्रकार मुस्लिम्स में हमें मौलवी सुनने को मिलते हैं या काजी सुनने को मिलती है, हिंदूज में हम पंडित सुनते हैं या यहाँ पे जो भी धर्म गुरु होते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में बिशप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन पादरी है, उन्होंने ये आरोप लगाया मुस्लिम कम्युनिटी पे कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो क्रिश्चियन लड़कियों को बहकाते हैं और उनका कन्वर्जन करते हैं। तो एक नया टर्म ये लेकर आए, नारकोटिक जिहाद, कि नारकोटिक सब्सटेंस देकर क्रिश्चियन लड़कियों को नारकोटिक सब्सटेंस दिया जाता है और उन्हें बहकाया जाता है, उनको फंसाते हैं मुस्लिम लड़के और फिर उनसे शादी कर लेते हैं और उनका कन्वर्जन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये अगर सीधे तौर पे हम समझे तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर यहाँ पर एक आरोप लगाया गया है, कम्युनिटी वाइज, व्यक्ति वाइज नहीं, कम्युनिटी वाइज, समुदाय वाइज एक आरोप लगाया गया है। अब अगर हम हमारे कानून में आए तो हमारे देश का कानून, हमारे दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 153A कहता है कि ऐसा वक्तव्य, ऐसी हेट स्पीच जो कि सोशल इंटीग्रिटी को, हमारी सामाजिक एकता को भंग करता है, वो अपने आप में एक अपराध होगा। उसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया था कि सेक्शन 124A, जो कि यहाँ पे सिडिशन का लॉ है, राजद्रोह का लॉ है, उसमें हेट स्पीच को शामिल किया जाए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने इसको खारिज कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे जानेंगे। और उसके अलावा कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में देखें तो ये देखने को मिलता है कि लॉ का, किसी भी कानून का दुरुपयोग करने के लिए उसे मुख्य उद्देश्य से बनाया जाता है। तो कानून लाना क्या अपने आप में सही होगा, और अगर कानून आता है तो वो किस तरीके से प्रभावी होगा और उसका क्या गारंटी है कि वो यूज ही उसका होगा, यूज से ज्यादा उसका अब्यूज हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि जो एक मेजॉरिटी का एजेंडा है 153A में अगर हम देखें तो देखने को मिलेगा कि जो कम्युनिटी जो कि अल्पमत में है उन पर इसके ज्यादा आरोप देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू जो कम्युनिटी बहुमत में है यहाँ पर। तो अपने आप में राइटर ने इस प्रकार से इसको एनालाइज किया गया है कि कानूनों का गलत फायदा हमारे यहाँ पे होता है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर ये यहाँ पे हम कानून लेकर आते हैं एंटी हेट स्पीच लॉ, तो ये गारंटी रखना कि इसका अब्यूज ना हो, ये बहुत मुश्किल है। तो अपने आप में ये कह देना कि हेट स्पीच
से निजात पाने के लिए हेट स्पीच लॉ लाइए, एंटी हेट स्पीच लॉ लाइए, तो शायद ये अपने आप में इतना कारगर साबित ना हो। उसके अलावा बताया गया है द इमीडिएट नीड इज ऑफ इन्फोर्सिंग द एग्जिस्टिंग लॉ बाय द स्टेट विद अ सेक्युलर आउटलुक एंड अ प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्टेड टू मास। तो ऑलरेडी जो लॉ हमारे पास में है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, इसको प्रभावी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके अलावा जरूरी है कि जो हमारे देश की जनता है उनको साक्षर करने की, कानूनी रूप से अवेयर करने की, जागरूक करने की आपकी आवश्यकता है। उसके अलावा कुछ केस लॉज देख लेते हैं। चैपलिन्स की वजह न्यू हेम्सफेयर का ये केस है 1942 का। इसमें बताया गया है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने बताया है कि कोई ऐसा वर्ड जो कि इंटीग्रिटी को, सोशल इंटीग्रिटी को या पीस को इंजर्ड करती है, उसे हानि पहुंचाती है, वो अपने आप में गलत होगा। उसके अलावा प्रवासी भारतीय संगठन मदर्स यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें बताया गया है, इसमें कनाडा का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे दोहराया गया है कि हेट स्पीच इम्पैक्ट्स a protected group's ability to respond to substantive idea under debate and thereby placing a serious barrier to their full participation in out government। मतलब अगर लोकतंत्र में आपको लोगों की सहभागिता बरकरार रखनी है, बना के रखनी है, तो आवश्यकता है कि यहाँ पे आपको हेट स्पीच से निजात पाना होगा। क्योंकि हेट स्पीच में होता यह है किसी एक समुदाय पे दूसरा समुदाय यहाँ पर लांछन लगाता है, और जिन पर ये लांछन लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि उनके वक्तव्य का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और उन्हें तो एक मुजरिम की नजर से ही देखा जा रहा है। इसके चलते हुए होता यह है कि अगर आपकी कोई नाराजगी हो, अगर आप वो शब्दों में नहीं बयां करते हो, तो वो कई बहुत से गलत तरीकों में भी यहाँ पर आती है। और जो हमारी सामाजिक एकता है, और भारत जैसे विविधतापूर्ण कंट्री में जरूरी है कि सामाजिक एकता बनाए रहे, वही सामाजिक एकता यहाँ पे बिगड़ती है। तो ये पूरा हमारा कंक्लूजन रहा इस आर्टिकल का। उसके अलावा हम आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमें सिर्फ ऑडियो फॉर्म में अगर सुनना चाहें तो हमारे विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय लॉसी को सर्च करना है और हमें फॉलो करना है। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा नया पेज शुरू हुआ है, लॉसी को लॉ फाइनेंस। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, फाइनेंस में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये पेज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।